जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 18 में। आज दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए ज्योग्राफी का आज 18वां लेक्चर है। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी हमारी चल रही है। आज दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी में ही थर्ड चैप्टर है और जिसका नाम है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। कल थोड़ा सा रह गया था, उसको एक बार हम और देख लेते हैं जो भी रहा बचा है, और उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कल मैंने दोस्तों आपसे बात की थी आइसोथर्म के बारे में। आइसोथर्म मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करती हैं। मैंने आपको, देखिए मैं आपसे फिर एक बार डिस्क्लेमर आपको शुरू में ही बता दूं, जितने भी लोग जो है इस लेक्चर को देख रहे हैं वो बाकी हमारे जो पिछले लेक्चर हैं उनको देख करके अवश्य आएँ, अदरवाइज़ आपके खोपड़ी में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और फिर जो है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये व्यक्ति पढ़ा नहीं पा रहा है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला। ठीक है, तो मैं आपको ये शुरू में ही वार्निंग दे देता हूँ, आप पिछले लेक्चर देख के आइए। बीच क्लास में कभी कूदा नहीं जाता है, अगर कूदोगे तो ज़िंदगी में समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और याद रखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस लेवल की जो तैयारी होती है उसके लिए जो है टफ लेक्चर ही, इस प्रकार के जो गंभीर लेक्चर होते हैं वही काम आते हैं। बाकी नौटंकी, आधा घंटा पढ़ाया, आधा घंटा ड्रामा किया, तो ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे सीरियसली पढ़ाई होती है। जो यूपीएससी का लेवल है मैं वही लेवल को टच करता हुआ जाता हूँ। चलिए, आइसोथर्म का मैंने क्या बताया? आइसोथर्म मैंने बताया कि आइसोथर्म वो इमेजिनरी लाइन होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर को ज्वाइन करती हैं। कल मैंने आइसोथर्म आपको दिखाए भी थे। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज शोन विद द हेल्प ऑफ अ मैप ऑफ विद आइसोथर्म। तो आइसोथर्म को जो है मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कल आपको मैप भी मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से जो है आइसोथर्म हमारी धरती पे जो है ड्रा किए जाते हैं, और वो इक्वल जो है, अगर हम एक बात करें तो जो आइसोथर्म होते हैं, ठीक है, ये देखिए आइसोथर्म का जो मैप है, इसमें आप देखोगे तो आइसोथर्म जो है आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है कि वो ये लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस लाइन पे आप खड़े हो तो वो लाइन जहाँ जहाँ जाएगी उस पर जो है आपको इक्वल टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसको तो हम आइसोथर्म कहते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड इज नॉट कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग इन आइसोथर्म। दोस्तों आइसोथर्म को जो है ड्रा करते समय ये बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस पर जो है एल्टीट्यूड का कुछ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एल्टीट्यूड का जो है जो थर्म पे कोई इफेक्ट नहीं दोस्तों पड़ता है। ठीक है, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैं क्या बता रहा था, एल्टीट्यूड का जो है इफेक्ट कोई आइसोथर्म पे नहीं पड़ता है। ऑल द टेम्परेचर रिड्यूस टू सी लेवल। जितने भी टेम्परेचर होते हैं सबके किस लेवल से नापे जाते हैं? सी लेवल से। ऐसा नहीं होता है कि आइसोथर्म पे जो है एल्टीट्यूड का कोई इफेक्ट पड़ेगा कि ऊंचाई पहुंच गए तो आइसोथर्म नहीं। अगर आइसोथर्म, अगर एक ही जिस आइसोथर्म पे आप खड़े हुए हो, अगर वो जहाँ जहाँ जा रहा होगा उस पर एल्टीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए आइसोथर्म की। मैंने आपको बताया था कि जनरली फॉलो द पैरेलल्स, जनरली जो है पैरेलल को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, लेकिन बेंडिंग कहाँ पे होती है? जहाँ पे ओशियन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है लैंड और वाटर के, आपको पता है कि डिफरेंशियल हीटिंग उसमें होती है। तो लैंड और वाटर के कारणवश जब ओशियन कॉन्टिनेंट बाउंड्री आती है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा होने के कारणवश जो है वो बेंड होती है हल्की सी लाइन। ये बात याद रखिएगा कि आइसोथर्म में मैंने आपको बताया था कि बेंडिंग होती है जहाँ पे कॉन्टिनेंट ओशियन आ जाते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा। नैरो स्पेसिंग का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि रैपिड चेंज अगर टेम्परेचर में होगा तो वहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होगा। नैरो स्पेस अगर है आइसोथर्म के बीच में तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, कि रैपिड चेंज टेम्परेचर में होगा, और रैपिड चेंज टेम्परेचर में होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई थर्मल ग्रेडियंट है, यानी कि टेम्परेचर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हाई थर्मल ग्रेडियंट वहाँ पे पाया जा रहा है। अगर बहुत ही वाइड स्पेस है, यानी कि आइसोथर्म के बीच में, आइसोथर्म की जो लाइनें हैं उनके बीच में अगर स्पेस ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है बहुत स्लो चेंज हो रहा है, यानी कि लो थर्मल ग्रेडियंट है। ये बात को ध्यान रखिएगा, कापी में नोट करते रहिए। अगर आप वही पीडीएफ कलेक्टर वाले मॉडल पे चल रहे हो कि जो है पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं डेली लेक्चर लेता हूँ 2 बजे और पीडीएफ नहीं मैं दे पाऊँगा। आप सिंपली जो है नोट करते रहिएगा। पढ़ाई करनी है सीरियसली, बाकी नौटंकी तो चल ही रही है, वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जनरल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए वर्ल्ड पे कैसा होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर जो है ट्रॉपिक्स पर रहता है और सब ट्रॉपिक्स पर रहता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। द लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन पोलर एंड सब पोलर रीजन, यानी कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है दोस्तों पोलर और सब पोलर रीजन में अकर होता है, यानी कि वहीं पे होता है। आपको भली भांति पता है यार, कल बताया था मैंने तुम्हें। इन कॉन्टिनेंट्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। अच्छा एक बात बताओ, ओशियन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो कॉन्टिनेंट पे जो है टेम्परेचर जल्दी हीट हो जाता है, इसलिए जो है कॉन्टिनेंट पे जल्दी टेम्परेचर जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ट्रॉपिक्स और
और सब ट्रॉपिक्स पे हाई इंसोलेशन के कारण बस टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और जो लो टेम्परेचर होता है वो पोलर और सब पोलर रीजन पे रहता है। अच्छा सर, डायर्नल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट इन इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट। डायर्नल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वो हाईएस्ट कहाँ पे रहता है? कॉन्टिनेंट पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी एक इफेक्ट होता है, जिसका मतलब ये होता है कॉन्टिनेंट जो है वो जो है मैं आपको बताऊं, इन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर दीज विल नो मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ ओशियंस। तो दोस्तों जो डायर्नल और एनुअल रेंज जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ओशियन में। हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहे वो डायर्नल हो, यानी कि एक दिन में सबसे लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर, और चाहे वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। डायर्नल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर लीस्ट इन ओशियन। डायर्नल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पे होंगे? तो अगर हाई कॉन्टिनेंट पे हैं तो लो कहाँ पे होंगे? लो होंगे ओशियन में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर जो है वो देर में हीट होता है और देर में ठंडा होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट थिंग की बात की जाए तो लो कहाँ गया? लो टेम्परेचर ग्रेडियंट आर ऑब्जर्व ओवर ट्रॉपिक्स, यानी कि ट्रॉपिक्स पे जो है लो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब लो टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑब्जर्व किया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? वाइड स्पेसिंग होगी। वाइड स्पेसिंग का मतलब क्या होगा? स्लो चेंज इन टेम्परेचर होगा। बात पल्ले पड़ रही? स्लो चेंज इन टेम्परेचर टॉपिक्स पे क्यों होता है? उसके पीछे कारण है कि वहाँ पे ओवरहेड रे करती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो इंसोलेशन होती है वो ज़्यादा स्लैंट होती है, जितना आप ऊपर जाते चलोगे तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा देर हो सकती है, इसीलिए जो है वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो आपको हाई देखने को मिलता है। और जिसका सीधा सा मतलब ये होता है जहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट हाई देखने को मिले, यानी कि वहाँ पे फास्ट चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है। यही तो चीज़ मैंने ऊपर पढ़ाई थी ना चाचा, भूल गए? कहाँ गया? ये पढ़ाया था। वाइड स्पेसिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे स्मॉल या स्लो चेंज होगा, लो थर्मल ग्रेडियंट होगा, समझ गए? हाई थर्मल ग्रेडियंट वहाँ पे होगा जहाँ पे रैपिड चेंज होगा। तो ये बात याद रखियो मेरी। तो लो टेम्परेचर ग्रेडियंट आर ऑब्जर्व ओवर ट्रॉपिक्स, ठीक है। सही में बोल रहा हूँ या गड़बड़ बोल रहा हूँ? लो टेम्परेचर ग्रेडियंट, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। तो ये बात जो है मैंने आपको बताई कि लो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है कहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं? टॉपिक्स में, क्योंकि सन वहाँ पे जो है ओवर द ईयर जो है एकदम खपड़ी पे पड़ा रहता है, तो सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, हर जगह लगभग वही रहता है। इसलिए लो टेम्परेचर ग्रेडियंट पाए जाते हैं कहाँ पे? टॉपिक्स पे। और हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट बेटा पाए जाते हैं मिडिल और हायर लैटिट्यूड पे, क्योंकि वहाँ पे सन जो है उसकी स्लैंट पड़ती हैं किरणें, वहाँ पे सीजन बदलते रहते हैं, ठीक है, तो मौसम बदला रहे, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट आर यूजुअली लो ओवर द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट होते हैं वो लो कहाँ पे होते हैं? लो होते हैं मोस्टली ईस्टर्न मार्जिन जो कॉन्टिनेंट की होती है। अरे यार इसे समझ लो, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको ईस्टर्न मार्जिन कहते हैं। क्यों होता है अभी बताएंगे बेटा, बस इतना रट्टा मान लो अभी तुम, ठीक है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ वार्म ओशियन करंट। ओशियन करंट का भी तो मैंने लीला आपको बताई थी, तो वार्म ओशियन करंट के कारण बस जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट वो जो है यूजुअली लो होता है कहाँ पे? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे, समझ रहे हो? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे। और लो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? लो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे वाइड स्पेसिंग होगी, यानी कि जो है जब वहाँ पे वाइड स्पेसिंग होगी तो यानी कि स्लो चेंज होगा, ठीक है, स्लो चेंज होगा टेम्परेचर में। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यूजुअली, याद रखिएगा, यूजुअली, सामान्यता, ऐसा नहीं कि एकदम तुम फतवा जारी कर दो कि नहीं यहाँ पे नहीं मिला हमें, ठीक है। तो लो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर हमें हाई चाहिए होगा तो हाई हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलता है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। दिस इज बिकॉज ऑफ कोल्ड ओशियन करंट। तो कोल्ड ओशियन करंट के कारण बस जो वेस्टर्न मार्जिन होती है किसी कॉन्टिनेंट की, वहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। बात पल्ले पड़ी। द आइसोथर्म आर इरेगुलर ओवर द नॉर्थन हेमिस्फीयर। आइसोथर्म जो है इरेगुलर होते हैं कहाँ पे? नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनहेंस होता है लैंड सी कॉन्ट्रास्ट। आप देखिए ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लैंड सी होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है इरेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे क्या बात हो रही थी? और जो isotherm are irregular over northern hemisphere due to enhanced land sea contrast because of predominance of land over water in northern hemisphere is warmer. northern hemisphere कैसा होता है? warmer होता है। the ITCZ
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लाइज जनरली टू द नॉर्थ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर। दोस्तों ये ITCZ क्या होता है? ITCZ को समझ लो। इसका दोस्तों नाम होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो इक्वेटर की जो आपकी लाइन होती है ना, इक्वेटर वाली जो बीचों बीच वाली लाइन होती है, इसको देखिए हम क्या कहते हैं। ITCZ इज अ लो प्रेशर बेल्ट नियर द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ये ITCZ जो होता है ना, आप ऐसे समझ लो, ये एकदम बीचों बीच लाइन होती है धरती के बीच में, ठीक है। ITCZ इसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये कभी जो है वेस्ट की, ये कभी नॉर्थ की ओर चला जाता है, कभी जो है साउथ की ओर चला जाता है, ठीक है। जैसे गर्मी अगर साउथ में पड़ने वाली होगी तो साउथ की ओर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट हो जाता है। ये इक्वेटर की बीचों बीच वाली लाइन होती है, ठीक है। अगर नॉर्थ में गर्मी पड़ रही होगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसी को हम ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। अब इतना बस शॉर्टकट में याद कर लो, ठीक है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर जब गर्म हो जाएगा तो सीधी बात है ITCZ किधर मूव कर जाएगा? ITCZ जो है वो मूव कर जाएगा नॉर्थ की ओर। While passing through an area with warm ocean current, the isotherm show a poleward shift। जब भी जो है कोई ऐसे एरिया से आइसोथर्म पास करते हैं जो वार्म ओशियन करंट का है। कैसा है? वार्म ओशियन करंट का है, ठीक है। जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, ये कंबाइन होकर के वेस्टर्लीज बनाती हैं नॉर्थन अटलांटिक में, ठीक है। वेस्टर्लीज बनाती हैं नॉर्थन अटलांटिक में। इसी प्रकार से कुर्सिनो करंट और नॉर्थ पैसिफिक करंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वेस्टर्लीज बनाते हैं नॉर्थन पैसिफिक में, ठीक है। जिसके बारे में हम ओशियन सी करंट वाले जो चैप्टर आएगा तो हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप ये बात इतना समझ लीजिए कि वार्म ओशियन करंट में आइसोथर्म जो है वो किधर मूव कर जाते हैं? पोल वार्ड जो है उनका शिफ्ट हो जाता है वार्म ओशियन करंट में, ठीक है। माउंटेन आल्सो अफेक्ट द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। माउंटेन जो है क्या करते हैं? हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, उसको अफेक्ट करते हैं। समझ रहे हो? क्यों नहीं अफेक्ट करेंगे यार? टेम्परेचर कंट्रास्ट नहीं में देखने मिलता है माउंटेन पे। फॉर इंस्टांस द रॉकीज एंड द एंडीज स्टॉप द ओशियनिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम गोइंग इनवर्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। क्योंकि जो माउंटेन होते हैं वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो जो है ओशियनिक जो इन्फ्लुएंस होता है उसको कम कर देते हैं। इसलिए जो आइसोथर्म में हमें थोड़ा सा जो है इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है जहाँ पे माउंटेन होते हैं, ठीक है। सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन विल बी अंडरस्टैंड बाय द स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जनवरी एंड द जुलाई। दोस्तों कल ये मैं आज देखिए, आज मैं इतना प्रैक्टिकली नहीं समझा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि कल मैंने इसको पढ़ाया था आखिरी के समय, आज मैं दरअसल दोबारा उसको रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो पिछला कल का लेक्चर देखे होगे तो तुम्हें को दिखते ही नहीं होगी। The temperature distribution is generally shown on the map with the help of isotherm. The isotherm are lines joining places having equal temperature. In general, the effect of latitude on temperature is well pronounced on the map. As the isotherm are generally parallel to the latitude, the deviation from it, this general trend is more pronounced in January than in July, especially in northern hemisphere. यानी कि जो है जनवरी जुलाई का कल मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आइसोथर्म जो है बेंड होते हैं, ठीक है। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लैंड सरफेस एरिया इज मच लार्जर। लैंड सरफेस एरिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा है देन द साउथर्न हेमिस्फीयर। हेंस द इफेक्ट ऑफ लैंड मास एंड द ओशियन करंट आर वेल प्रोनाउंस्ड। इसलिए जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में हम अच्छे से जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं ओशियन करंट के इफेक्ट को। सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए जनवरी में। तो जनवरी का ये दोस्तों सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। जनवरी में देखो सर्दी होगी, जनवरी में क्या होगा? सर्दी होगा। और जर्मनी में नहीं यार, जर्मनी क्या होता है? जनवरी तो जनवरी में जब जो है सर्दी होगी, ठीक है, तो जो है जनवरी में जब सर्दी होगी, सर्दी कहाँ पे होगी बेटा? सर्दी होगी अपने नॉर्थन हेमिस्फीयर में। गर्मी कहाँ हो रही होगी? साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो ITCZ थर्मल इक्वेटर है, ठीक है, वो कहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा? आप बताओ। जब जनवरी में सर्दी कहाँ होती है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है कि साउथर्न में होती है? तुम कहोगे बेटा साउथर्न में होती है, तो साउथर्न में ही वो जो ITCZ है थर्मल इक्वेटर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये देखो थर्मल इक्वेटर शिफ्ट हो गया साउथ की ओर, हो गया। ये देखो जो डॉटेड लाइन दिख रही है साउथ की ओर शिफ्ट हो गई है। नॉर्थ में क्या पड़ रही है? नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों जनवरी महीने का सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है। ड्यूरिंग जनवरी इट इज़ विंटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट आर वार्मर। मैंने आपको पहले बताया कि वेस्टर्न मार्जिन जो कॉन्टिनेंट की होंगी वो वार्मर होंगी देन देयर ईस्टर्न काउंटरपार्ट। सिंस द वेस्टर्लीज आर एबल टू कैरी हाई टेम्परेचर इनटू द लैंड मासेस। वेस्टर्लीज जो है क्या करती हैं? हाई टेम्परेचर को कहाँ ले जाती हैं? लैंड मास में ले जाती हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज।
अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा वेस्टर्लीज, मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आएगा वेस्टर्लीज। चलिए मैं आपको सिंपल सा समझा ही देता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ तो आपको समझा देता हूँ, हल्का सा मुआयना दे देता हूँ। देखिए प्रेशर बेल्ट दोस्तों हमारी दुनिया में होती हैं, आज ही पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे। प्रेशर बेल्ट दोस्तों हमारी दुनिया में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसको आप देखिए थोड़ा सा। तो ये देखिए ये होती है वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, एक सेकेंड, ये देखिए मैं जब वेस्टर्लीज की बात करता हूँ ना तो इनकी बात करता हूँ। ये जो आप वेस्टर्लीज देख रहे हो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से सब पोलर लो प्रेशर एरिया में जा रही हैं, इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। नीचे भी अगर आप देखोगे तो नीचे भी जो है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, ठीक है, उनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं, ठीक है। ये ट्रेड विंड होती हैं जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो की ओर जा रही हैं, ये ईस्टर्लीज होती हैं या इनको ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं, अभी बताएंगे। अभी अभी तुमने ये ना समझो कि कहाँ से कुड़ा दिया हमें। तो वेस्टर्न मार्जिन जो कॉन्टिनेंट की होती है दोस्तों वार्मर होती है। क्यों वार्मर होती है देन दियर ईस्टर्न काउंटर पार्ट? इसके पीछे रीज़न होता है कि वेस्टर्लीज जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर को जो है लैंड मास में लेकर के आती हैं, समझ रहे हो, हाई टेम्परेचर को लैंड मास में लेकर के आती हैं, इसलिए वेस्टर्न मार्जिन जो कॉन्टिनेंट की होती हैं वो वार्मर होती हैं। अब आपको अगर सर बात नहीं समझे, अरे बात तुम ऐसे समझो यार। ये देखो वेस्टर्लीज कहाँ जा रही हैं, वेस्टर्लीज ईस्ट की ओर जा रही हैं, तो कॉन्टिनेंट का कौन सा मास टच हो रहा है, वेस्ट वाला टच हो रहा है कि नहीं टच हो रहा? अरे यार खोपड़ी समझो, दोबारा समझो। वेस्टर्लीज को ध्यान से देखो, वेस्टर्लीज किधर जा रही हैं, वेस्टर्लीज जा रही हैं किधर, ईस्ट की ओर जा रही हैं। देखो शकल देखो, शकल देखो, चाहे ऊपर की देख लो चाहे नीचे की देख लो, ईस्ट की ओर जा रही हैं। तो मैं एक बात बताओ, अगर कॉन्टिनेंट ऐसा है वहाँ पे वेस्टर्लीज के रास्ते में, तो कॉन्टिनेंट की कौन सी सरफेस को टच करेंगी वेस्टर्लीज? वेस्ट टेक तो करेंगी। भेजा लगाओ, भगवान ने भेजा, लेकिन भेजा में भेजा नहीं भेजा, ठीक है। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज क्लोज टू द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो क्लोज होता है किसके? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। द आइसोथर्म एग्जिबिट अ मोर रेगुलर बिहेवियर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म का होता है बहुत ज़्यादा रेगुलर बिहेवियर होता है। आप देखिए ना, ज़्यादा बेंडिंग साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को नहीं मिल रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। स्विच बंद है, लाइट वाला। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे जो है मैंने क्या बताया, वो क्लोज टू द होता है, ठीक है। आइसोथर्म जो है वो ज़्यादा रेगुलर बिहेवियर जो है लेते हैं कहाँ पे? साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगला जो है आगे बाजा, अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर लो। तो आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो आइसोथर्म जो होते हैं वो डेविएट किस ओर करते हैं? नॉर्थ की ओर। मैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं आइसोथर्म की नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि आइसोथर्म किस ओर डेविएट करते हैं? नॉर्थ की ओर डेविएट करते हैं ओशियन में, और साउथ की ओर डेविएट करते हैं कॉन्टिनेंट में। आइसोथर्म जो होते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की ओर डेविएट करते हैं ओशियन में, साउथ की ओर डेविएट करते हैं कॉन्टिनेंट में। इसके पीछे कारण मैंने आपको कल भी बताया था कि नहीं बताया था? दिस कैन बी सीन ऑन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये जो है आप आराम से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में देख सकते हो कि जो आइसोथर्म है, ठीक है, वो डेविएट हो रहे हैं नॉर्थ की ओर डेविएट हो रहे हैं ओशियन में, और साउथ की ओर डेविएट हो रहे हैं लैंड मास पे। आप देखिए ना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, आप देखिए ये लाइन जो है आप देख रहे होगे, देखो जो ओशियन वाली लाइन है वो देखो कितना भाग रही है, ऊपर भाग रही है कि नहीं भाग रही, और जो लैंड वाली लाइन है वो देखो नीचे जा रही है। क्या मुझे कोई इसके पीछे कारण बता सकता है कि आइसोथर्म जो है इतना डेविएट क्यों हो रहे हैं? ओशियन में देखोगे तो ज़्यादा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डेविएट हो रही लाइन ऊपर, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आप लैंड वाली लाइन देखोगे, लैंड पे जो लाइन देखोगे वो ज़्यादा उतना डेविएट होकर ऊपर नहीं जा रही है, वो नीचे की ओर जा रही है, लगभग नीचे नहीं, लेकिन फिर भी जो है वहीं पे स्थिर है। लेकिन ओशियन वाली अगर देखोगे, देखो कितना ऊपर भाग रही है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो इसके पीछे कारण हमें कोई बताया, कल मैंने बताया था वैसे वीडियो में। द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक डिप्ट मेक द नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन वार्मर। यानी कि जो
यही दोस्तों जवाब मिल गया आपको कि यहाँ पे होता क्या है कि जो वार्म ओशियन करंट होते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो है इसको जो नॉर्थन अटलांटिक ओशियन होता है उसको वार्मर बना देते हैं और आइसोथर्म जो है पोलवार्ड शिफ्ट दिखाता है। ठीक है, ओशियन आर वार्मर एंड आर एबल टू कैरी हाई टेम्परेचर पोलवार्ड, और ओशियन जो है हाई टेम्परेचर जो होता है उसको कहाँ ले जाते हैं, पोलवार्ड की ओर ले जाते हैं। An equator-ward bend of the isotherm over the northern continent shows that the land masses are overcooled and the polar cold winds are able to penetrate southwards even in the interior. It is much pronounced in the Siberian plain. दोस्तों आइसोथर्म जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे तो लैंड मास पे साउथ की ओर मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इसके पीछे इक्वेटर की ओर उनका मूवमेंट इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कूलिंग होती है। ठीक है, जो पोल से जो है विंड आती हैं, कोल्ड विंड आती हैं, तो जो कॉन्टिनेंट होता है उसको ठंडा कर देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको दिखता है कि जो कॉन्टिनेंट पे जो लैंड मास पे जो आइसोथर्म है वो इक्वेटर की ओर जो है डेविएट हो रहे हैं। लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्थन साइबेरिया और ग्रीनलैंड में। ठीक है, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, साइबेरिया और ग्रीनलैंड में। साउथर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो डिफेक्ट ऑफ ओशियन इज वेल प्रोनाउंस्ड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। हियर आर द आइसोथर्म आर लेस पैरेलल टू द लैटिट्यूड एंड द वेरिएशन इन टेम्परेचर इमेज मोर ग्रेजुअल दैन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। साउथर्न हेमिस्फीयर में आप देख लो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखोगे, इधर देखो तो एक बात बताओ, साउथर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म में ज़्यादा बेंडिंग आपको देखने को मिल रही है क्योंकि जहाँ आप देखिए ना एकदम लाइन सीधी जा रही है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि लैंड मास यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए लगभग पैरेलल होती हैं। हाई टेम्परेचर बेल्ट रन इन साउथर्न हेमिस्फीयर समवेयर अलॉन्ग 30 डिग्री सेल्सियस लेटीट्यूड। हाई टेम्परेचर बेल्ट कहाँ पे रन करती है, 30 डिग्री सेल्सियस साउथ लेटीट्यूड में। अब देखिए ना 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में देख लीजिए, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे ही लैंड मास है, इसीलिए बेंडिंग थोड़ी सी होती है। थर्मल इक्वेटर लाइज टू द साउथ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर, यानी कि जो थर्मल इक्वेटर होता है वो कहाँ पे लाई करेगा। अरे यार सीधी सी बात है, थर्मल इक्वेटर जनवरी के महीने में साउथ ही तो जाएगा क्योंकि गर्मी कहाँ पड़ रही होगी, नॉर्थ में थोड़ी ना पड़ेगी, साउथ में पड़ेगी गर्मी। तो थर्मल इक्वेटर जो है साउथ मूव कर जाता है इक्वेटर के, जिसको आप इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई में। तो जुलाई में दोस्तों सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा उसके बारे में देख लीजिए। तो जुलाई में दोस्तों मैं आपको बताऊं, जुलाई में भारत में क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ रही होगी। तो गर्मी पड़ रही होगी तो हमें बताओ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर जिसको कह लेते हो थर्मल इक्वेटर, ये किस ओर मूव होगा, तो ये मूव होगा नॉर्थ, मूव होगा इक्वेटर के, इक्वेटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या जिसको थर्मल इक्वेटर कहते हैं उसके नॉर्थ की ओर मूव हो जाएगा हमारा इंटर ITCZ। ठीक है, तो जब ये मूव कर जाएगा, चूँकि गर्मी जो है नॉर्थ की ओर पड़ रही है तो साउथ जो है साउथ की ओर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मूव नहीं करेगा, बिकॉज जुलाई के महीने में गर्मी नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ड्यूरिंग जुलाई इट इज समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। द आइसोथर्मल बिहेवियर इज अपोजिट ऑफ द व्हाट इज जनवरी, यानी कि जनवरी में जो होता है उसके अपोजिट बिहेवियर होता है यहाँ पे जुलाई में। इन जुलाई आइसोथर्म जनरली रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड, आइसोथर्म जो है जनरली लैटिट्यूड के पैरेलल होते हैं जुलाई में। दिल में जो तो आई। जुलाई में मैंने क्या बोला, जुलाई में बोला आइसोथर्म जनरली रन पैरेलल टू द लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल ओशियन रिकॉर्ड वार्मर टेम्परेचर, इक्वेटोरियल जो ओशियन होते हैं वो वार्मर टेम्परेचर को महसूस करते हैं मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस ओवर द लैंड, मोर देन द 30 डिग्री सेल्सियस इन नोटिस इन द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ एशिया अलॉन्ग द 30 डिग्री लैटिट्यूड। दोस्तों 30 डिग्री लैटिट्यूड में मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इक्वेटोरियल ओशियन रिकॉर्ड करते हैं वार्मर टेम्परेचर। ठीक है, कितना वार्मर टेम्परेचर करते हैं, कितना 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। लैंड पे अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा नोटिस किया जाता है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ एशिया 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात होती है। जब मैं सब ट्रॉपिकल कहता हूँ तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पे हमें जो है ओशियन रिकॉर्ड होते हैं वार्मर टेम्परेचर कितना, तो 27 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा। और लैंड पे अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट पे। जो एशिया वाला रीजन है
और जो 30 डिग्री लैटिट्यूड में आता है, नॉर्थ लैटिट्यूड में। नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात की जाए तो हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस ओवर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट। तो 60 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे? हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस over the northeastern part of Eurasian continent. This is due to continentality. The least range of temperature 33 degree Celsius is found between 20 degree south and 15 degree north. दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कि 60 डिग्री ज़्यादा जो है रिकॉर्ड किया जाता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट का होता है 60 डिग्री ज़्यादा, इसका मतलब दोस्तों ये होता है हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा रेंज ऑफ टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं, रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इतना वेरिएशन हो सकता है, इसकी मैं बात करता हूँ। बहुत से लोग जो है शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो है जुलाई के महीने में नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट होता है यूरेशियन कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से ज़्यादा जो है हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट होता है। लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस जो है पाया जाता है 20 डिग्री साउथ और 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, ठीक। ओवर द नॉर्थन कॉन्टिनेंट अ पोलवार्ड बेंड ऑफ आइसोथर्म इंडिकेट दैट द लैंड मास are overheated and hot tropical winds are able to go far into the northern interior। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मामला होता है। मैंने उस समय आपको बताया था कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो ओशियन करंट होते हैं, जब मैं पढ़ा था जनवरी, यहाँ पे दोस्तों उल्टा होता है। यहाँ पे लैंड मास जो होते हैं वहाँ पे आपको जो है ओवर हीट देखने को मिलेगी, और इसी कारणवश क्या होगा आप देखिए, लैंड मास पे आप देखोगे तो आइसोथर्म जो है वो ऊपर जा रहा है, और ओशियन पे अगर आप देखोगे आइसोथर्म वो ऊपर नहीं जा रहा है। आप देखिए ना, वहाँ पे उल्टा खेल था, यहाँ पे उल्टा खेल है। यहाँ पे आप देखोगे तो ओशियन वाला जो आइसोथर्म है नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखिए वो ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि लैंड वाला ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे लैंड दोस्तों गर्म ज़्यादा है, ना कि ओशियन ज़्यादा गर्म है, ठीक है, क्योंकि विंड हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, आइसोथर्म ओवर द नॉर्थन ओशियन सो इन इक्वेटरवार्ड शिफ्ट इंडिकेटिंग दैट द ओशियन कूलर होते हैं एंड आर एबल टू कैरी द मॉडरेटिंग इफेक्ट इनटू द ट्रॉपिकल इंटीरियर। द लोएस्ट टेम्परेचर आर एक्सपीरियंस्ड ओवर द ग्रीनलैंड के ऊपर लोएस्ट टेम्परेचर महसूस किया जाता है, ठीक है। द हाइएस्ट टेम्परेचर बेल्ट रन थ्रो नॉर्थन अफ्रीका, वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एरिड साउथ ईस्ट यूएसए। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इरेगुलर एंड फॉलोज अ जिग जैग पाथ ओवर द नॉर्थन हेमिस्फीयर। टेम्परेचर ग्रेडियंट आप देख सकते हो कि वो इरेगुलर होता है, ठीक है, और जिग जैग पैटर्न मतलब टेढ़ा वाला लाइन जो है चल रहा है। और ग्रीनलैंड पे आप देखोगे 0 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म पहुंच चुका है, सबसे ठंडा। साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ग्रेडियंट यहाँ पे जो है बिल्कुल रेगुलर होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में, बस स्लाइट बेंड दिखाता है इक्वेटर की ओर एट द एज ऑफ कॉन्टिनेंट। जहाँ पे कॉन्टिनेंट होता है वहीं पे थोड़ा सा जो है बेंड दिखाएगा आपको। देखिए जहाँ कॉन्टिनेंट आया तो आइसोथर्म थोड़ा सा कहाँ बेंड हो गया, इक्वेटर की ओर बेंड हो गया, बस इतना ही होता है। थर्मल इक्वेटर नाउ लाइज टू द नॉर्थ ऑफ जियोग्राफिकल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर या जुलाई के महीने में कहाँ जाएगा? आप मैं एक बात बताऊँ, जुलाई के महीने में गर्मी होती है, तो गर्मी में ITCZ कहाँ मूव करेगा? नॉर्थन हेमिस्फीयर को मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा? ठीक है, चलो अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एडियाबैटिक लैप्स रेट। एडियाबैटिक लैप्स रेट देख लीजिए। ये दोस्तों क्या होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर डिपेंड ऑन एडियाबैटिक लैप्स रेट। दोस्तों जितनी भी कंडेंसेशन होता है, चाहे वाटर वेपर का, चाहे वो थंडर स्टॉर्म हो, चाहे साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो, ये सब एडियाबैटिक लैप्स रेट पे डिपेंड करती हैं। अब एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है दोस्तों? जैसे आप ओवर द हाइट ऊपर जाते रहते हो तो टेम्परेचर गिरता जाता है, इसी को हम एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। और एडियाबैटिक लैप्स रेट ही डिफाइन करता है कि कंडेंसेशन कैसे होगा, ठीक है। रेट ऑफ कंडेंसेशन तेज होगा कि जल्दी में होगा। कंडेंसेशन को कल मैंने आपको बताया था, कंडेंसेशन दोस्तों जो है वो वाटर वेपर को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे आप ठंडी गिलास लीजिए कोल्ड ड्रिंक की, आप देखोगे थोड़ी समय के बाद पानी की बूंदें जो है गिलास के आसपास ऑटोमेटिक आ जाती हैं। वो बूंदें कहाँ से आई? वो कंडेंसेशन के कारणवश आई। अब ये कंडेंसेशन स्लो होगा कि तेज होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? एडियाबैटिक लैप्स रेट पे डिपेंड करता है। एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज्ड, ठीक है। जब कंडेंसेशन दोस्तों होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होती है, ठीक है। जब कंडेंसेशन होगा तो वहाँ से क्या निकलेगी? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अभी सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नीचे सब चीज़ें दी जा रही हैं, अब जो है पढ़ने का प्रयास कर। सबसे पहले समझते हैं कि लैप्स रेट क्या होता है। लैप्स रेट दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर होता है
ठीक है। जैसे जैसे आप जो है अपवर्ड मूव करोगे, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे जो है टेम्परेचर में चेंज होता है। इसी को हम लैप्स रेट कहते हैं। लैप्स रेट पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है एलिवेशन के साथ साथ। अगर आप एल्टीट्यूड पे ऊपर जा रहे हो और टेम्परेचर गिर रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव लैप्स रेट है। जीरो व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट विद एलिवेशन, जीरो तब माना जाता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, मतलब बढ़े ना ना घटे, तो उसको हम जीरो कहते हैं कि जीरो भैया हो गया लैप्स रेट, यानी कि टेम्परेचर हाइट बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर जो है बढ़ ही नहीं रहा है, उसको हम जीरो कहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई पे जाने के साथ साथ टेम्परेचर घटने लगे तो उसको हम कहते हैं निगेटिव लैप्स रेट, ठीक है, या उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। आपको मैंने कल इसके बारे में पढ़ाया था। लैप्स रेट ऑफ नॉन राइजिंग एयर commonly referred to as normal or environmental lapse rate is highly variable, being affected by radiation, convection and condensation. It average about 5 degrees per kilometer in the lowest atmosphere. दोस्तों 5 डिग्री लो लैप्स रेट जो नॉन राइजिंग एयर का होता है, नॉन राइजिंग एयर का मतलब जो एयर राइज नहीं कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मतलब बिना राइज हुए एयर के जो है टेम्परेचर का लैप्स रेट देखने को जब हमें मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉर्मली कहते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है या एनवायरमेंटल है या लैप्स रेट है, ठीक है। ये हाईली जो है वेरिएबल होता है। मैं नॉन राइजिंग एयर का बता रहा हूँ, ठीक है। लैप्स रेट जो प्रक्रिया मतलब नॉर्मल है और जो साधारण है जो प्राकृतिक रूप से हो रही है। ये जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है जो राइजिंग नॉन राइजिंग एयर का, ये जो है अफेक्ट किससे होता है? रेडिएशन से, कन्वेक्शन से, कंडेंसेशन से। इसका जो है एवरेज जो होता है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है लोअर एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है ये टेम्परेचर जो है आपको देखने को मिलेगा। 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से लोअर एटमॉस्फेयर में ये टेम्परेचर जो है नॉन राइजिंग लेयर का जो है आपको एयर का जो है लैप्स रेट देखने को मिलेगा 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। वाई डज टेम्परेचर फॉल विद द एलिवेशन? टेम्परेचर के साथ नहीं, ऊंचाई के साथ, एलिवेशन के साथ टेम्परेचर कम क्यों होता है? व्हेन वी मूव अप अ हिल वी नोटिस अ फॉल इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम हिल पे जाते हैं टेम्परेचर में हमें ड्रॉप नोटिस होता है। दिस फॉल इज टेम्परेचर इज विद एलिवेशन इज प्राइमरली ड्यू टू 2 रीजन। 2 रीजन होते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो दोस्तों गिर जाता है। मैंने कल भी बताया था कि लद्दाख और लेह वगैरह में एटमॉस्फेयर ऊंचाई पे होने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जाता है, जिसलिए टेम्परेचर जो है गिर जाता है। यानी कि वहाँ पे अगर आपको खाना बनाना है तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, वहाँ पे 84 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, जिसका मतलब आपको खाना बनाने में, पकाने में बहुत समय लगने वाला है और ज़्यादा आपको जो है एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। विद इंक्रीज इन एलिवेशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल इन प्रेशर इंप्लाइज दैट द टेम्परेचर आल्सो फॉल्स। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऊपर बढ़ने पे गिर जाता है तो टेम्परेचर भी जो है गिर जाता है। ठीक है। विद इंक्रीज इन एलिवेशन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज डिक्रीज। दोस्तों ये भी एक कारण होता है कि ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं वो सरफेस पे ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। ऊंचाई के साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो कम होती चली जाती हैं, इसीलिए जो है वहाँ पे हमें ठंडापन देखने को मिलता है। अब दोस्तों एडियाबैटिक लैप्स रेट समझ लो। लैप्स रेट इज़ द रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विद द एलिवेशन। लैप्स रेट क्या था? ये टेम्परेचर का गिरना था विद एलिवेशन। ठीक है। एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है? ये जो है रेट होता है फॉल इन टेम्परेचर ऑफ अ राइजिंग एयर फॉलिंग एयर। यानी कि जो राइजिंग है, राइजिंग का मतलब उठती हुई हवा या गिरती हुई हवा, ठीक है, उसका जब हम रेट पता करते हैं तो उसको हम एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है? ये जो है इज़ द रेट, ये एक प्रकार का रेट है किसका? टेम्परेचर गिरने का, जब कोई एयर या तो फॉल कर रही हो या तो जो है उठ रही हो। ठीक है, तब जो हम टेम्परेचर जो है ड्रॉप निकालते हैं एलिवेशन के साथ, उसको हम एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। ये किस कंटेक्स्ट में होता है? ये होता है राइजिंग या फॉलिंग एयर के कंटेक्स्ट में। बात समझे भाई? तो एडियाबैटिक या एडियाबैटिकली इसको कहते हैं हीट डज नॉट इंटर और लीव द सिस्टम। इसमें हीट जो है ना ही इंटर करती है ना ही लीव करती है सिस्टम को। ऑल टेम्परेचर चेंज जो है ये कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर चेंज कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो गैस लॉ से जो है डिटरमाइन होता है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे हवा या तो गिर रही है या तो उड़ रही है, ऊपर जा रही है, राइज कर रही है। गैस लॉ दोस्तों क्या है? अकॉर्डिंग टू गैस लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो गैस लॉ के हिसाब से मैंने क्या बताया कि गैस लॉ दोस्तों कहता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब
प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, ये गैस लॉ होता है। अब ऐसे एग्जांपल यहाँ पे 2 दिए गए हैं, बैलून का दिया गया, वैक्यूम ट्यूब का। व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून, जब हम बैलून को फुलाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, बट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब हम बैलून को फुलाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज क्यों नहीं होता है? प्रेशर जैसे मान लो जब बैलून को आप फुला रहे हो तो भाई साहब बैलून को जब आप फुला रहे हो तो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ रहा है ना, प्रेशर बढ़ रहा है ना उस पर, बैलून पे, गुब्बारे पे, लेकिन उसमें टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर दोस्तों इसलिए नहीं उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है जब बढ़ रहा है तो फिर जो है उस पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। याद रखिएगा, ये मेरी बात को याद रखिएगा। अगर आप गुब्बारे को फुला रहे हो तो गुब्बारे को फुलाने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो इस हिसाब से तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, जब वॉल्यूम उतना ही रखोगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम मत चेंज करो, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है गुब्बारे का, इसलिए जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। व्हेन एक्सेस एयर इज ब्लोन बैलून बस्ट एज इट कैन नॉट स्टैंड विद द प्रेशर, और जैसे जैसे जो है आप उसको फुलाते चले जाते हो तो प्रेशर वो झेल नहीं पाता है और फट जाता है। व्हीकल ट्यूब का एग्जाम्पल ले लो। इन अ व्हीकल ट्यूब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। दोस्तों जो व्हीकल का ट्यूब होता है उसका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। व्हेन एयर इज ब्लोन प्रेशर इंक्रीज एंड हेंस द टेम्परेचर। दोस्तों जब आप जो है जो पहिया होता है, ठीक है, पहिया कहते हैं, जो कार का या किसी का पहिया होता है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम दोस्तों निश्चित होता है। आपको पता है कि उसमें वॉल्यूम कैसा होता है? एकदम फिक्स होता है। ऐसा तो है नहीं कि पहिया एकदम फूल करके, मतलब जितना फूलता है एक लिमिट होती है, उसके बाद थोड़ा ना फूलता है कि साइकिल का पहिया पता चला जो है फूलता ही चला जा रहा है। तो वहाँ पे जब वॉल्यूम निश्चित है, कांस्टेंट है, तो एयर को जब वहाँ पे भरा जाता है तो उसका टेम्परेचर अंदर बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई जाती है। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि बैलून को भैया नहीं, ट्यूब को जो है वो ज़्यादा ना फुलाओ, नहीं तो फट जाएगा। नहीं कहा जाता है कि जो है हवा रहने दो बस इतनी होगी, ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो। ठीक है, तो दोस्तों एक ज़माना हुआ करते थे, मैं आपको बताऊं, जब साइकिल में हवा भरी जाती थी, ठीक है, और मेरे पास पंप अभी भी रखा हुआ है, ठीक है, तो अब तो साइकिल के ज़माना गए, ठीक है, बड़ा मतलब बढ़िया है। तो एवं एग्जाम्पल ही दोस्तों ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो दिखाते क्या है? ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए, मैंने क्या समझाया आपको? प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम का मैंने आपको गणित समझाया कि प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब वॉल्यूम फिक्स हो। अगर वॉल्यूम अब भी आप बढ़ाओगे और फिर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये दोस्तों जो मैंने ऊपर दोनों एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल कैसे थे? ये जो है नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस थे, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई हीट एक्सचेंज सिस्टम और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में नहीं हो रहा है। एडियाबेटिक प्रोसेस में दोस्तों ये चाहिए होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में हीट एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो दोनों प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया ये एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस दोस्तों होता है कि जहाँ पे जो है एक पार्सल जो है राइजिंग या फॉलिंग एयर हो रही हो, जैसे एन एयर बबल राइजेज इन वाटर वेयर इज स्टोन सिंक। दोस्तों एयर बबल जो होता है वो वाटर में आपको पता है कि उठता है। आपने वाटर में जो है बबल, जैसे अभी जो है बारिश हो रही है, ठीक है, ये बारिश का पानी, तो वाटर जो है अभी जो है पानी बरस रहा है, तो पानी में अगर मैं आपको दिखाता कि पानी में जो है बबल निकलते हैं, ऐसे नहीं फूलते रहते हैं, तो वो जो है, और जबकि आप पत्थर डाल दो तो पानी में जो है डूब जाएगा। दिस इज ऑब्वियस, ये जो है आपने देखा होगा। स्टोन जो है डेंसर होता है, हैवी होता है पानी से, इसलिए वो सिंक कर जाता है, और एयर बबल जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी में तैरता है और वो जो है राइज कर जाता है, ऊपर आ जाता है। सिमिलरली अ पार्सल ऑफ एयर राइजेज व्हेन इट इज लेस डेंसर। दोस्तों एयर कब उठती है ऊपर? जब वो जो है लेस डेंस होती है। लेस डेंस कब होगी? जब उसको हीट दी जाएगी। जब एयर को आप हीट दोगे तो वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो एयर जो है राइज करती है जब वो लेस डेंस होती है दैन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी कि अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है ज़्यादा डेंसिटी का है और जो एयर है आपकी वो कम डेंसिटी की है, तो एयर जो है ऊपर उठना पसंद करेगी, और ये जो है फॉल करती है व्हेन इट्स डेंसिटी बिकम्स ग्रेटर दैन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के मुकाबले, तो एयर जो है नीचे सबसाइड कर जाती है। ये आपको बेसिक नियम समझ में आया कि एयर की डेंसिटी अगर आसपास के एनवायरनमेंट से अगर कम होगी तो ऊपर उठ जाएगी, और जैसे ज़्यादा होगी तो नीचे आ जाएगी। आसपास के एनवायरनमेंट से, देखिए आप एडियाबेटिक पढ़ रहे हो, एडियाबेटिक में यही होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की बात होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? व्हेन एन एयर इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल हीटिंग कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर इट बिकम्स लाइटर
आर हैवियर डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एयर पार्सल इज हीटेड और कूलर। दोस्तों जब हीट किया जाता है किसी एयर को तो वो जो है लेस डेंस हो जाती है तो ऊपर उठ जाती है, जब उसको कूल किया जाता है तो वो ज़्यादा डेंस हो जाती है तो नीचे बैठ जाती है आकर के। ये बात आपको समझ में आई? When an air parcel receive more heat than the surrounding air, its temperature increase, leading to increase in volume. Increase in volume means fall in density. ठीक है? The air parcel become lighter than the surrounding air and start to rise. This process is non-adiabatic. There is heat exchange between the air parcel and the external environment. तो ये दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जब एयर पार्सल जो है रिसीव ज़्यादा हीट करता है तो वो जो है अपनी सराउंडिंग एरिया से ज़्यादा हीट जो है रिसीव करता है एयर पार्सल, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर जो है जब एयर पार्सल जो है कोई एयर का जो है पार्सल है, ठीक है, वो जो है जब ज़्यादा टेम्परेचर उसके आसपास जो है सराउंडिंग जो एरिया है उससे ज़्यादा जब उसको हीट मिलेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसका इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी गिरेगी तो हल्का हो जाएगा तो ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, तो जब ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, तो वो जो है हल्का हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सराउंडिंग एयर से, ठीक है, तो वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस जो है नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्यों नॉन एडियाबेटिक है? क्योंकि यहाँ पे जो है हीट एक्सचेंज हो रहा है एयर पार्सल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस है। बट व्हेन द एयर पार्सल स्टार्ट टू राइज, लेकिन जब जो है एयर पार्सल स्टार्ट होता है राइज होना, द एम्बियंट प्रेशर ऑन इट स्टार्ट टू फॉल, यानी कि इस पर जो है जो एम्बियंट प्रोसेस होता है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एम्बियंट प्रोसेस का प्रेशर का मतलब क्या हुआ? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट, सो द प्रेशर ऑन द एयर पार्सल डिक्रीज विथ हाइट, यानी कि जो है एयर प्रेशर जो होता है वो जो पार्सल है जो ऊपर उठ रहा है उस पर जो है एयर प्रेशर लगना कम हो जाएगा, ठीक है, एयर प्रेशर कम हो जाएगा लगना, ठीक है। विद द फॉल इन एम्बियंट प्रेशर द टेम्परेचर फॉल्स एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। दोस्तों जैसे जैसे जो है टेम्परेचर जो ऊपर वो एयर पार्सल जा रहा है, ठीक है, उस पर चूँकि एम्बियंट प्रेशर कम हो गया है लगना, तो टेम्परेचर जो है और गिरेगा और वॉल्यूम उसका और इंक्रीज होगा। दिस इज एडियाबेटिक। ये दोस्तों जो हो रहा है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार से जो है हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है एयर पार्सल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। ये टोटली जो हो रहा है वो एम्बियंट प्रेशर के कारणवश हो रहा है। एम्बियंट प्रेशर जैसे वो जो एयर पार्सल था उसमें सबसे पहले तो मान लो हीट आसपास के सराउंडिंग से ज़्यादा लगी तो उसकी जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी उसकी जो है कम हुई और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। और जैसे जो है ये काम हुआ तो वो ऊपर उठना थोड़ा तो उठा, फिर जो है जब वो ऊपर उठता हुआ चला गया है एम्बियंट प्रेशर के कारण। एम्बियंट प्रेशर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर उठोगे तो आपके ऊपर प्रेशर लगना कम हो जाता है, तो वो जो है ऊपर उठता हुआ चला जाता है और वहाँ पे कोई जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सब प्रेशर का ही काम है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये टोटली एयर पार्सल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है जुड़ा हुआ ये एक प्रकार का फिनोमेना है। ऑल द टेम्परेचर चेंज आर इंटरनल, जितने भी टेम्परेचर चेंज है वो सब इंटरनल है, कोई उससे बाहर का ताल्लुक नहीं है। टेम्परेचर चेंज आर ओनली ड्यू टू चेंज इन प्रेशर आर वॉल्यूम ऑन बाथ, ठीक है। टेम्परेचर चेंज जो है वो ओनली जो है किस कारणवश हो रहा है, या तो जो है चेंज इन प्रेशर के कारण या तो जो है वॉल्यूम या दोनों के कारण, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो कैसा प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि एम्बियंट प्रेशर का यहाँ पे काम होता है, बहुत ही इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस वही होता है जहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पे एम्बियंट प्रेशर का काम है और वॉल्यूम का काम है, इसलिए जो है इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। द फॉल इन टेम्परेचर विद द राइजिंग ऑफ द एयर पार्सल इज कॉल्ड एडियाबेटिक लैप्स रेट। दोस्तों यही जो चीज़ें आपने अभी समझी कि जैसे जैसे जो है टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, राइजिंग एयर पार्सल जब ऊपर जा रहा है, जो टेम्परेचर में फॉल हो रहा है, इसी को हम एडियाबेटिक टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। ये आपको समझ में अब आया होगा। एंड द रेट एट विच इट इज हैपन, और जिस रेट पे जो है ये होता है उसको हम एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट है तो इसका मतलब है टेम्परेचर गिर रहा है, तो लैप्स रेट आपको समझ में आया। लैप्स रेट क्या होता है? फॉल इन टेम्परेचर विद हाइट, यानी कि टेम्परेचर में जो है फॉल करना हाइट के हिसाब से। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है? फॉल इन टेम्परेचर इन अ राइजिंग पार्सल ऑफ एयर विदाउट लूजिंग एनी इंटरनल हीट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की है कि जो लैप्स रेट होता है वो फॉल इन टेम्परेचर होता है हाइट के हिसाब से। हाइट के हिसाब से टेम्परेचर में जो अगर कोई ड्रॉप हो रहा है, गिरावट हो रही है, तो उसको हम लैप्स रेट कहते हैं। लेकिन एडियाबेटिक लैप्स रेट किसको कहते हैं? एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं फॉल इन टेम्परेचर इन अ राइजिंग पार्सल ऑफ एयर विदाउट लूजिंग एनी इंटरनल हीट, यानी कि यहाँ पे इंटरनल हीट को जो है लूज नहीं किया जाता है। पॉइंट टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर कैसे जो है बिना इंटरनल हीट को लूज किए हुए कैसे ऊपर उठ रहा है, उसके पीछे कारण है
प्रेशर और उसका वॉल्यूम जो डेंसिटी उसकी कम हो चुकी है, एम्बिएंट प्रोसेस, ठीक है, एम्बिएंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटरनल जो हीट है वो लूज नहीं होती है, ठीक है। ये बस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। राइजिंग ऑफ अ पार्सल एयर एंड एसोसिएटेड पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट का मतलब होगा, सीधी सी बात है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। राइजिंग ऑफ अ पार्सल ऑफ एयर, ठीक है, यानी कि जो पार्सल ऑफ एयर जो है उसका राइज होने से, ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि एडियाबेटिक लैप्स रेट कहलाएगा, ठीक है। ये पहली स्टेप है फार्मेशन में थंडर स्टॉर्म। अगर आप ये सब समझ गए तो बहुत जल्दी आप समझ जाओगे थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडो, साइक्लोन, जिनको हम बाद में देखेंगे कभी। अब पार्सल ऑफ फॉलिंग एयर जरा देख लो, पार्सल ऑफ फॉलिंग एयर, ये चैप्टर कितना लंबा है। अब दोस्तों हम देखेंगे पार्सल ऑफ फॉलिंग एयर, ठीक है, गिरती हुई एयर का। देखिए अब पार्सल ऑफ एयर नहीं, आप एन एयर पार्सल फास्ट टू द लोअर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर व्हेन इट्स कूल्ड सफिशिएंटली। दोस्तों जो एयर है, एयर का जो पार्सल है, एयर पार्सल की बात कर रहा हूँ, तो एक मतलब मान लो गुब्बारा एयर का, ठीक है, वो जब ठंडा होता है, ठीक है, जब सफिशिएंट जो है ट्रोपोस्फियर में ठंडा हो जाता है, तो वो जो है, तो उसका जो है टेम्परेचर लो हो जाता है, लोअर टेम्परेचर हो जाता है। व्हेन एन एयर पार्सल इन द अपर लेवल इट गेट्स कूल्ड ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर के कारण जब वो कूल हो जाता है कि एयर पार्सल, इट्स वॉल्यूम फॉल्स, उसका वॉल्यूम फॉल होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो ये जो है क्या होता है, ज़्यादा डेंस हो जाता है अपने सराउंडिंग के तुलना में, और ये स्टार्ट हो जाता है गिरना। दिस आल्सो हैपन व्हेन एन एयर पार्सल इज इन कॉन्टैक्ट विद द कूलर सरफेस, जैसे कोई कूल सरफेस से जो है टच में आ जाए, तब भी जो है वो एयर पार्सल जो होगा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, तो वो जो है ऑटोमेटिक नीचे आना, सबसाइड होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। माउंटेन वगैरह में ठंडाई होती है ना, ठंडापन होता है, इसलिए एयर पार्सल जो है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है और नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में जो है, ये जो है इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे, क्योंकि जो एयर पार्सल है भाई साहब वो माउंटेन की उसमें माउंटेन के कांटेक्ट में आने के कारण जो एयर पार्सल है वो जो है ठंडा हो चुका है। एयर पार्सल जब ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो एयर पार्सल वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। यानी कि सोचिए ठंडा एयर पार्सल नीचे आ रहा है और गर्म वाला ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, ठीक है। ये माउंटेन एरिया में होता है, कल पढ़ाया था आपको। द बिगिनिंग ऑफ फॉल इज नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो रहा है, ये एक नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे एयर पार्सल क्या कर रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए ये कैसा प्रोसेस है, ये एक नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस है। व्हेन एन एयर पार्सल इज फॉलिंग द एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्टिंग ऑन इट विल इंक्रीज। जब दोस्तों ये एयर पार्सल नीचे गिरेगा तो इसमें एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है एक्ट करने वाला वो इंक्रीज करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब ये नीचे गिरेगा तो उस पर इंक्रीज हो जाएगा और इसकी इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगी एडियाबेटिकली। अब एक बात समझिए, जब एयर पार्सल जो है जब नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो जब नीचे गिरेगा तो इस पर प्रेशर लगना नहीं स्टार्ट हो जाएगा। जब कोई नीचे आ रही है तो इस पर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम कुछ नहीं ले रहे हैं। जब वो नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिक उस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, जिसको एम्बिएंट प्रेशर नाम दिया था। जब प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा तो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा। तो ये दोस्तों जो होगा ये एक निगेटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। जब ऊपर गया था एम्बिएंट प्रेशर के कारण बस, तब वो एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या हो रहा था, तब वो जो है घट रहा था। और यहाँ पे एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था। सॉरी, जब उस समय जब मैंने बात की थी, जब एयर पार्सल ऊपर जा रहा था, एम्बिएंट प्रेशर लग रहा था, ठीक है, तब जो है मैंने बात की थी कि वहाँ पे एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है कैसा था, पॉजिटिव था, क्योंकि हाइट के हिसाब से वो जो है जो हाइट के हिसाब से जो प्रेशर था वो कम हो रहा था। यहाँ पे प्रेशर जो है बढ़ रहा है जब वो नीचे आ रहा है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से उसने कोई बाहर से तो लिया नहीं, वो तो प्रेशर चूंकि उस पर ज़्यादा लग रहा है जब वो नीचे आ रहा है, इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है नीचे आने पे वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, इसीलिए इसको हम निगेटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। जब उस समय मैंने बात की थी जब एयर पार्सल ऊपर जा रहा था तो वो पॉजिटिव एडियाबेटिक लैप्स रेट था, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर घट रहा था, क्योंकि एम्बिएंट प्रेशर उस पर जो है कम हो गया था लगना, और इसलिए टेम्परेचर वहाँ पे ड्रॉप हो गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, दिमाग का दही हो जाता है बार बार, एक शब्द पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी बता दिया करके, ठीक है। तो बहुत ध्यान से और बार बार इसको सुनिएगा।
अब दोस्तों कैटाबाटिक विंड क्या होती है? कैटाबाटिक जो है एक प्रकार की हॉट ड्राई विंड होती है दैट ब्लोज डाउन अ माउंटेन स्लोप। ये जो है माउंटेन की जो ढाल होती है उस पर जो है कैटाबाटिक विंड जो है चलती है। ये जो है ये आप ऐसे समझ लो कि एग्जाम्पल है फॉलिंग पार्सल की, ठीक है। जब एयर पार्सल जो है जब गिरता है ना, तो उसमें जो टेम्परेचर चेंज होता है एडियाबेटिकली, उसके पीछे जो जिम्मेदार होती है वो कैटाबाटिक विंड होती है, कैटाबाटिक विंड। एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है सिंपल टर्म में क्या होता है? तो एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है अगर मैं बात करूँ तो चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर में चेंज प्रेशर के हिसाब से क्या हो रहा है, उसी को हम एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं। बस इतना आप समझ लो। जैसे जब आप एयर पार्सल ऊपर जाता है तो जो है प्रेशर उस पर कम हो जाता है तो टेम्परेचर गिर जाता है। जब एयर पार्सल नीचे आता है तो टेम्परेचर उस पर बढ़ जाता है, नहीं एयर एम्बिएंट प्रेशर जो है उस पर बढ़ जाता है और टेम्परेचर उसका जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो एडियाबेटिक लैप्स रेट अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो बस यही है कि टेम्परेचर और प्रेशर का संबंध। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये एक इंटरनल प्रोसेस है। यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम कुछ नहीं लेते हैं एडियाबेटिक में, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए जब डिसेंट होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर दोस्तों जो है वो कंप्रेस हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको पता है। जब कोई भी एयर पार्सल उठता है तो वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। एयर पार्सल जो है कैसा हो जाता है, तो वहाँ पे एयर पार्सल जो है जो एयर प्रेशर होगा वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर में डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब कोई भी एयर पार्सल ऊपर उठेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर में कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वहाँ पे पता क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। किसका? वाटर वेपर का। वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा तो उससे क्या होगा? वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा तो उससे क्या निकलेगी पता? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है? अब जरा एक बात को समझो। Latent heat of condensation is the amount of heat released when a substance change from a gas to a liquid। दोस्तों जब यही मैं आपको बताऊं, जब ये जो एयर पार्सल ऊपर जा गया, जब एयर पार्सल ऊपर ठंडा हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो जो वही एयर है उस एयर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर गिरने के कारण वो लिक्विड में बदल जाएगी। और जब वो लिक्विड में बदल जाएगी तो उससे क्या रिलीज होगी? एक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी। यानी कि वो हीट रिक्वायरमेंट जो किसी एयर को लिक्विड में बदलने के लिए ज़रूरी होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। फिर उससे पानी बरसेगा। बात समझो, जब ऊपर एयर गई, ठंडी हो गई, टेम्परेचर गिर गया, प्रेशर गिर गया, ठीक है, तो वो वाटर वेपर क्या होगा? अब पानी में बदलना स्टार्ट होगा। अरे भाई साहब तुम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो और उसके आसपास पानी की बूंदें देखो, तो जो पानी की बूंदें आसपास कोल्ड ड्रिंक के आई हैं गिलास के आसपास, वो कहाँ से आई हैं? वो जो एयर का आसपास एयर थी ना, एयर थी, उसी की बूंदें जो है उसके ऊपर बैठ गई आकर के, वही पानी बन गई, ड्रॉपलेट बन गई। तो उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। एयर को वाटर वेपर में बदलने का जो हीट रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। दिस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज मेजर ड्राइविंग फोर्स बियॉन्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन, कन्वेक्शनल रेन। तो दोस्तों जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन और कन्वेक्शनल रेन वगैरह होते हैं उसके पीछे जिम्मेदार यही होता है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वेट एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वेट एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए वेट एंड ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होते हैं? देखो एडियाबेटिक लैप्स रेट डिस्क्राइब करता है क्या कि हाउ अ पार्सल ऑफ एयर कूल्स एज इट राइज एंड एक्सपैंड विदाउट एक्सचेंजिंग हीट एंड इट्स सराउंडिंग। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एडियाबेटिक लैप्स रेट हमें क्या बताता है। ये हमें बताता है कैसे एक एयर पार्सल जो है वो कूल होता है जब जो है वो राइज करता है, ठीक है, और एक्सपेंड करता है विदाउट एक्सचेंजिंग हीट एंड विद इट्स सराउंडिंग, यानी कि बिना हीट के एक्सचेंज किए सराउंडिंग की तुलना में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एडियाबेटिक लैप्स रेट। अब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है इसको पहले ध्यान समझो। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है कि एक रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज है विद एल्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि
डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड फॉर अ पार्सल ऑफ ड्राई और अनसैचुरेटेड एयर। दोस्तों अनसैचुरेटेड एयर वो एयर होती है जिसमें हम जो है अभी मॉइस्चर और होल्ड कर सकते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड है, पेट अभी खाली है, ठीक है। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से, लेकिन अनसैचुरेटेड एयर होती है, याद रखिएगा, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अनसैचुरेटेड एयर का मैंने मतलब आपको पहले बता दिया है कि 100% अभी जो है उसका पेट भरा नहीं है, अभी उसमें मॉइस्चर और भी आ सकता है। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या आपने समझा कि टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड फॉर अ पार्सल ऑफ ड्राई आर अनसैचुरेटेड एयर राइजिंग अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। बिकॉज द एयर हैज़ लिटिल मॉइस्चर, क्योंकि एयर के पास लिटिल मॉइस्चर होता है इसलिए देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट कंडेंसेशन ड्यूरिंग अपलिफ्टमेंट, यानी कि कंडेंसेशन की जो है यहाँ पे कोई कंडेंसेशन जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता है अपलिफ्टमेंट के दौरान, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। अरे कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए ना, तो यहाँ पे जो है लेटेंट हीट भी जो है कंडेंसेशन की रिलीज नहीं होगी, याद रखिएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज नहीं होगा क्योंकि मॉइस्चर ही नहीं है, तो कंडेंसेशन के लिए तो मॉइस्चर चाहिए, जब ये अनसैचुरेटेड है तो यहाँ पे कंडेंसेशन कहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको बात ये समझ में आई, एज अ रिजल्ट द एयर कूल्स रैपिडली। जब यहाँ पे कोई एडिशनल हीट चाहिए नहीं कंडेंसेशन के लिए, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन चाहिए नहीं, तो यहाँ पे जो क्या होगी कि एयर बहुत जल्दी कूल हो जाएगी। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में एयर बहुत जल्दी कूल हो जाती है। और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट दोस्तों जो है ये, अगर मैं इसकी बात करूँ तो 10 डिग्री पर किलोमीटर, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से जो है ये जो है इसका जो थर्मोडायनेमिक वैल्यू है वो 10 डिग्री सेल्सियस है पर किलोमीटर के हिसाब से घटता है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से। तो ये बात समझ में आई। अब समझो दोस्तों वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, ये कूलिंग रेट होता है किसी पार्सल ऑफ एयर के लिए जो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मतलब जिसका पेट फुल है, ठीक है, राइजिंग अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। सैचुरेटेड एयर मैंने ऑलरेडी बताया, पेट इसका फुल है। एज दिस सैचुरेटेड एयर राइजेज, जैसे जैसे ये सैचुरेटेड जो एयर राइज करेगी तो कूल करेगी, तो वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होने के लिए फोर्स होगा, क्योंकि इसके पास मॉइस्चर है तो ये कंडेंस होना चाहेगा। दिस कंडेंसेशन प्रोसेस रिलीज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और जैसे ये जो है वाटर वेपर, जब जो वाटर वेपर में एयर जब बदलेगी तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन निकलेगी। मैंने क्या बताया, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, गैस से सॉलिड में, या किसी भी स्टेट का चेंज होना में जो हीट रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो जब जो एयर है, ठीक है, सैचुरेटेड जो एयर है, जब वो वाटर वेपर में कंडेंसेशन उसका होगा तो उसको एडिशनल हीट चाहिए होगी इनसाइड से, ठीक है, तो वाटर वेपर में जो है वो बदल जाएगा, फिर पानी बरसेगा। तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट में दोस्तों यही होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। इंटरनल हीट पार्सली ऑफसेट द कूलिंग प्रोसेस। इंटरनल हीट जो है वहाँ पे कूलिंग प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा जो है मतलब बढ़ावा देती है, काजिंग द सैचुरेटेड एयर पार्सल टू कूल मोर स्लोली दैन अ ड्राई वन। और यहाँ पे दोस्तों जो है जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो स्लोली होता है ड्राई की तुलना में, ये बात याद रखिएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की, वो दोस्तों है कि यहाँ पे जो ड्रॉप होता है टेम्परेचर में वो दोस्तों होता है 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। और आपको पता है कि एज एन एयर पार्सल राइजेज हाई इनफ इट इवेंचुअली लॉसेस ऑलमोस्ट ऑल इट्स मॉइस्चर थ्रू प्रेसिपिटेशन। दोस्तों जैसे जैसे जो है जो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, जब ये जितना राइज करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा, ठीक है, जब सारा पानी बरस जाएगा तो ये फिर किस में स्विच हो जाता है, वेट एडियाबेटिक जो लैप्स रेट होता है वो फिर स्विच हो जाता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में। और ये दोस्तों ट्रांजिशन आपको बीच में देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी सब निकल गया, अब वो कैसा हो गया ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, तो वहाँ पे फिर वही काम चालू हो जाता है, फिर वो कूलिंग उसकी फास्ट जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मेट्रोलॉजी में मतलब योगदान क्या है, मेट्रोलॉजी में आपको पता है कि जब भी जो है हम किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर में वर्टिकल स्टेबिलिटी को हम पता करना चाहते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में इसी का उपयोग करते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट दोस्तों जो है ये एक्चुअल टेम्परेचर प्रोफाइल है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की तुलना में, ठीक है। ये एक्चुअल एनवायरमेंटल लैप्स रेट ये एक्चुअल प्रोफाइल होती है किसकी, टेम्परेचर की सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की तुलना में, ठीक है। तो जो और एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होता है, मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मेट्रोलॉजी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो वेट हो, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो दोस्तों हमें बहुत कुछ बताता है कि स्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर की कैसी रहेगी। मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना, एक तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट हो गया जो नॉर्मली होता है, ठीक है, जो
मतलब नॉर्मल है। और जो एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, चाहे वो ड्राई हो चाहे वेट हो, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो दोस्तों हमें एटमॉस्फेयर की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ये बात हमेशा नोट कर लो, ठीक है। इसलिए इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, और एटमॉस्फेयर की मैं स्टेबिलिटी भी बताता हूँ। जैसे अगर आपको स्टेबिलिटी निकालनी है एटमॉस्फेयर की, तो हम इनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में। तो देखिए, सबसे पहले समझिए एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट दोस्तों वो एक्चुअल रेट होता है एट विच द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कूल्स विद हाइट, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की तुलना में सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, देखिए ये एक्चुअल रेट है एनवायरमेंटल लैप्स रेट एट विच द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कूल्स विद हाइट। जैसे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कूल होता है हाइट बढ़ने पे, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। नॉर्मल जो लैप्स रेट, इसको ही हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट को, कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है वो कूल कैसे करता है हाइट बढ़ने पे, ठीक है। तो ये जो है एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है, ठीक है। सराउंडिंग की बात होती है यहाँ पे आसपास की, क्योंकि जो मेन है वो तो वेट एडियाबेटिक है और जो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो तो अंदर की बात है, ये आसपास का बात करता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जो आसपास है सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग की बात करता है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ये क्या है, फिर एक बात सुन लो, एक्चुअल रेट, ये वो एक्चुअल रेट है जिस पे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कूल होता है हाइट बढ़ने पर, ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। नॉर्मल लैप्स रेट होता कितना है, तो नॉर्मल लैप्स रेट दोस्तों जो है ग्लोबल एवरेज जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, ठीक है। रूल दोस्तों क्या है स्टेबिलिटी के लिए, अगर जो है राइजिंग एयर पार्सल जो है कोल्डर है देन द एनवायरनमेंट, दोस्तों ये बहुत मैं आपको गोल्डन रूल बता रहा हूँ कि अगर राइजिंग एयर पार्सल जो है वो अगर कोल्ड है, एनवायरनमेंट जो आसपास का है उसकी तुलना में जो राइजिंग एयर पार्सल है, जो उठ रहा है एयर पार्सल है, अगर वो कोल्डर है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे स्टेबल कंडीशन बनेगी। कैसे कंडीशन बनेंगी, स्टेबल कंडीशन, क्योंकि जब कोई भी एयर पार्सल कोल्ड होगा तो वो दोस्तों नीचे आना चाहेगा, हेवियर होगा, सिंक होना चाहेगा, तो वहाँ पे स्टेबल कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर राइजिंग एयर पार्सल वार्मर है, गर्म है एनवायरनमेंट जो आसपास का उसकी तुलना में, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो है अनस्टेबल कंडीशन बनाएगा, क्योंकि वो ऊपर उठना चाहेगा और उसके चक्कर में अनस्टेबल कंडीशन को बना देगा। अब दोस्तों एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी दोस्तों होती है जब एलआर यानी कि एनवायरमेंटल लैप्स रेट कम होता है वेट एनवायरमेंटल लैप्स रेट के तुलना में, ठीक है। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट कम होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की तुलना में, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, वेट एडियाबेटिक जो लैप्स रेट होता है वो ज़्यादा होना चाहिए एनवायरमेंटल लैप्स रेट की तुलना में। जब वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखो, वेदर द राइजिंग एयर पार्सल इज ड्राई, ठीक है, वेदर द राइजिंग एयर पार्सल इज ड्राई आर वेट, इट विल ऑलवेज कूल फास्टर देन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दोस्तों कुछ भी हो, चाहे जो है एयर पार्सल ड्राई हो चाहे वेट हो, वो हमेशा जो है सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में फास्ट कूल करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। द एयर पार्सल क्विकली बिकम्स कोल्डर एंड डेंसर देन द सराउंडिंग एयर एंड सिंक बैक डाउन। और दोस्तों जो है जब एयर पार्सल जल्दी कूल होता है, जल्दी कोल्ड होता है, जब कोल्ड होगा तो डेंस होगा, तो वो जो है सिंक करेगा। और अभी मैंने आपको क्या बताया, जब सिंक करेगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, तो वेदर का आउटकम क्या होगा, तो एयर जो है रजिस्ट करती है अपवार्ड मूवमेंट, तो अपवार्ड मूवमेंट नहीं होता है, देयर इज लिटिल नो क्लाउड फॉर्मेशन, कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, वेदर होगा स्टेबल, काम और क्लियर, यहाँ पे कोई पानी नहीं बरसेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होती है, जब वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा हो इन कंपेरिजन टू एनवायरमेंटल लैप्स रेट के मुकाबले, ठीक है। जो कि मैंने बताया कि कूलिंग अगर फास्टर ज़्यादा हो रही है ड्राई या एडियाबेटिक लैप्स रेट ड्राई या वेट में, देन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, समझ रहे हो, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरमेंटल लैप्स रेट से ज़्यादा कूलिंग अगर फास्ट हो रही है किस में, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कंडीशन देखने को मिलेंगी, यानी कि एयर जो है नीचे सबसाइड करेगी, कूल होगी ज़्यादा तेज़ी से, और वो जो है स्टेबल कंडीशन देगी। इनस्टेबिलिटी की कंडीशनल क्या होती हैं, इसकी भी बात समझ लो। इनस्टेबिलिटी की दोस्तों कंडीशन ये होती है कि जब वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट से ज़्यादा हो एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एनवायरमेंटल लैप्स रेट से ज़्यादा हो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, तब दोस्तों वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आएगी। क्यों, क्योंकि आप बात समझिए, स्टेबिलिटी हियर डिपेंड एंटायरली ऑन मॉइस्चर, यहाँ पे स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मॉइस्चर पे। इफ़ द एयर इज़ ड्राई, देखो जब एयर ड्राई है
ठीक है। इट कूल्स एट 10 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर, इट बिकम्स कोल्डर देन द एनवायरनमेंट। जब एयर ड्राई होगी तो कोल्ड हो जाएगी किससे, एनवायरनमेंट की तुलना में, और वो सिंक करेगी। अगर एयर जो है वेट है अगर एयर कैसी है, वेट है यानी कि सैचुरेटेड है, तो ये कूल किस पे करती है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। इट रिमेन्स वार्मर दैन द एनवायरनमेंट, ये जो है कैसी रहती है, वार्मर रहती है एनवायरनमेंट की तुलना में, और कंटिन्यू करती है राइज करना, तो ये अनस्टेबल कंडीशन दिखाती है, ठीक है। अगर एयर जो है वेट होती है तो वो सैचुरेटेड होती है, तो वो जो है स्लो कूल होती है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से जो है कूल होती है, ठीक है। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से कम कूलिंग उसमें होती है, ठीक है। तो ये रिमेन कैसी रहती है, तो ये वार्मर रहती है आसपास के एनवायरनमेंट की तुलना में। कौन सी, वेट वाली। तो वेट वाली जब जो है आसपास की तुलना में जो है जब वार्मर रहेगी, ठीक है, तो ये कंटिन्यू कैसी होगी, राइज होगी। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन बन जाएगी, अनस्टेबल कंडीशन बन जाएगी। तो वेदर आउटकम कैसा होगा, जब नॉर्मल वेदर फ्लक्चुएसन यहाँ पे होगा, इफ इनफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट एंड एन एक्सटर्नल ट्रिगर लाइक अ माउंटेन। अगर दोस्तों मॉइस्चर जो है ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, अगर जो एयर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और कोई एक्सटर्नल ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिल गया, ठीक है, जैसे मान लो कोई माउंटेन मिल गया या कोल्ड फ्रंट मिल गया, ठीक है, तो ये एयर जो है क्या करती है, ये लिफ्ट करती है एयर को, ठीक है, और थंडर स्टॉर्म यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पे पानी भी बरस भी सकता है, पानी नहीं भी बरस सकता है, लेकिन थंडर स्टॉर्म यहाँ पे डेवलप होना लगभग मान लीजिए। तो ये दोस्तों इनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, इसका फार्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि वार्मर जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो जो है उतना ज़्यादा जो है उसकी तुलना में जो अंदर वाला एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो ज़्यादा जो है वार्मर है और ये कंटिन्यू राइज होता रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ आपको समझ आई। अगली दोस्तों है एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी। एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये कब होता है, इवन इफ द राइजिंग एयर पार्सल इज कम्प्लीटली ड्राई। अगर जो है राइजिंग जो एयर पार्सल है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, इट विल स्टिल बी कूलिंग स्लोअर दैन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अगर पूरा एयर पार्सल जो है वो ड्राई हो जाए तब भी जो है कूलिंग उसकी जो है स्लोअर रहेगी सराउंडिंग एनवायरनमेंट की तुलना में, ठीक है। देयर फॉर द एयर पार्सल रिमेन कंटिन्यूअली वार्मर। और एयर पार्सल कैसा रहेगा, वार्मर रहेगा, क्योंकि आसपास जो है वो ज़्यादा ठंडापन है और जो तुम्हारा एयर पार्सल है वो कूल जो है स्लोली हो रहा है, ठीक है। तो एयर पार्सल कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, रिलेटिवली बात हो रही है, रिलेटिवली, एंड लेस डेंस। जब गर्म ज़्यादा रहेगा तो लेस डेंस रहेगा देन द सराउंडिंग एयर। इट एक्ट लाइक अ एयर बैल्यून। और दोस्तों ये एयर बैल्यून की तरीके से अपवार्ड मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर जाएगा और मॉइस्चर इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। कंडेंसेशन रिलीज लेटेंट हीट मेकिंग इट्स इवन वार्मर एंड एक्सीलरेटिंग द अपवार्ड फर्दर। और ये जो है इसको अपवार्ड और फर्दर जो है एक्सपेंड करेगा। इससे क्या होगा, एक्सप्लोसिव वर्टिकल जो है क्लाउड ग्रोथ होगी, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस जो है क्लाउड बनेंगे, सेवियर टर्बुलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, वायलेंट थंडरस्टॉर्म, हैवी रेनफॉल होगी। ये दोस्तों एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी की कंडीशन है, जहाँ पे एनवायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट की तुलना में, तब वहाँ पे इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे जो है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा हो एनवायरमेंटल लैप्स रेट की तुलना में, वहाँ पे हमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और जहाँ पे हमें कंडीशनल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है वो सिचुएशन दोस्तों ये वाली होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कंडीशनल का यहाँ पे मतलब ही यही होता है कि एक्सटर्नल ट्रिगर अगर मौजूद होगा तो जो है वो इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अगर नहीं होगा तो नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगर एयर जो है ड्राई रहेगी, ठीक है, तो जो है अगर जो है एयर जो है वो कोल्डर रहेगी एनवायरनमेंट की तुलना में, तो वो जो है सिंक करेगी यानी कि स्टेबल कंडीशन मिलेंगी। अगर यहाँ पे एयर जो है वो वार्मर रहेगी, ठीक है, तो वो सैचुरेटेड रहेगी। नहीं, अगर एयर जो है वेट है तो वो सैचुरेटेड होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वार्मर एयर रहेगी वेट वाले केस में, ठीक है। एनवायरनमेंट की तुलना में वो वार्म रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगी, वो कंटिन्यू राइज करेगी और अनस्टेबल कंडीशन जो है पैदा करेगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों लेक्चर फाइनली यहाँ पे समाप्त हुआ। लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।